बड़ा शहर है, खासतौर पे महाकौशल जो इलाका है और महाकौशल के अलावा विंध्य का कुछ इलाका है, इस पूरे इलाके का एक सेंटर पॉइंट है, न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक नज़रिए से बल्कि आर्थिक नज़रिए से भी। चूंकि बजट से हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक नज़रिया जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसको समझना होगा हमें कि जी पब्लिश कर दिया है आपने। ओके, देखिए आज मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार जो है वो अपना बजट पेश कर रही है और ये चूंकि बीच में सरकार बदली थी और अब जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं। इसके पहले जब बजट पेश हुआ था तो जबलपुर से वित्त मंत्री थे तरुण भानोट। वो कमलनाथ सरकार का बजट था, वो सरकार कम दिनों के लिए आई थी। ये एक स्थायी सरकार बताने की कोशिश की जा रही है और चूंकि बीते कई सालों से ये शिवराज जी सरकार में थे, इसलिए हम ये कहें कि उसी जो सरकार था उसी का जुड़ा हुआ बजट फिर से आएगा और कोशिश ये की जाएगी जो जो अभी हम चूंकि बजट के पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने अर्थव्यवस्था गड़बड़ कर दी थी, उसको हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगदीश देवड़ा की तरफ से कहा जा सकता है। लेकिन हम आम आदमी हैं, हमें इससे फर्क बहुत नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है। आम आदमी के लिए क्या हो रहा है वो हमारे लिए कंसर्न है। बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं और इसका नौकरी जाने का असर केवल सरकार पे पड़ा हो ऐसा नहीं है, आम आदमी भी बहुत परेशान रहा। अभी तक ये जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं आई है। मैं इस समय जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में हूँ। मैंने पत्रकारिता विभाग इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे जो छात्र होते हैं उनका नज़रिया पूरे समाज के लिए अलग अलग होता है। वो सब किस्म से सोचते हैं, वो किसी एक धारा में नहीं सोचते हैं। इसलिए यहाँ हमने छात्रों को चुना है कि वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग विभागों को वो तैयार करके लाए हैं और उस पर वो चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए। और ये चूंकि नए छात्र होते हैं तो इनके दिमाग में जो बातें रहती हैं वो पहले से समाज में नई व्याप्त रहती हैं। तो हम ये कहते हैं हमें कोई नई चीज़ें समझ में आएंगी जिसको हम अपने दर्शकों को समझा सकेंगे कि आखिर जो युवा है और जो शोध करता है, जो समाज के लिए काम करने वाला आदमी, वो बजट के लिए क्या सोचता है। हम शुरुआत करेंगे, आप किस चीज़ पे तैयार करके लाए हैं? मैंने जो तैयार किया है वो एम्प्लॉयमेंट पे है। एम्प्लॉयमेंट से हम ये समझते हैं ताकि जो अपना हम नाम बताइए। मेरा नाम ओशिन बिजलवान है और मैं यहाँ पे लास्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे युवा हैं नए, उन्हें यहाँ अपने स्टेट में, अपने राज्य में इतनी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं जितनी वो लोग बाहर प्रेफर करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं। अब जैसे हम ही हैं, हम पत्रकारिता के मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इतना अगर हम अपने एरिया यानी जबलपुर को देखें तो पत्रकारिता इतनी लोगों को समझ नहीं है कि क्या है। कई लोग, बहुत मतलब ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्हें बहुत रेयर केस में पता होगा कि पत्रकारिता यहाँ जबलपुर में भी होती है। तो यानी मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर हैं उनकी कमी आपको लगती है? जी, कमी लगती है। इसलिए जो आजकल के युवा हैं वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमें बाहर ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा पे स्केल मिलेगा जो पैसों का। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है वो अपने बजट में ऐसा कुछ पेश करे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा फ़ायदा हो। जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े नौकरी के लिए और अपने किस सेक्टर में काम करना चाहिए सरकार को जिससे रोजगार बढ़ सकता है? मेन तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में कई लोग थे जिनकी नौकरियां चले गई, उनके पास कुछ काम नहीं था और अभी भी वो लोग मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी भटक रहे हैं अलग अलग जॉब्स के लिए। जी, मध्य प्रदेश में कोरोना जब आया तो कोरोना की वजह से बहुत बड़े सेक्टर में छोटे जो दुकानदार थे उनके काम बंद हुए, बड़े कई सिस्टम थे बंद हुए, पर्यटन से थी वो बंद हुई। इसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पे बेरोजगारी आई। अब इस बेरोजगारी को सरकार कैसे खत्म करेगी, एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी को खत्म करना है मतलब नए लोगों को अवसर देना है। अब इन नए लोगों को जो अवसर दिया जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही जाएगी। नए लोग यदि काम करते हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके क्या लगता है, सरकार ने जो पिछली सरकार ने किया था वो ठीक था या इनको क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे लगता है कि सरकार को इस बार एक नया बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो किया था
वो उतना कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वो सरकार थी भी सिर्फ 1-2 महीने की। तो इस बार मुझे लगता है कि सरकार को एक अच्छा बजट पेश करना चाहिए, जिससे कि एक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो यहाँ पे नहीं है उतने अच्छे से, वो यहाँ पे अच्छे से हो, ताकि लोग जो बाहर जाते हैं, यूएस वगैरह जाते हैं, वो यहीं पे रह के वो अपनी कंट्री का वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, आप और क्या सलाह देना चाहेंगी सरकार को? किस सेक्टर में काम करना चाहिए सरकार को मेडिकल की तरफ भी ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा है नहीं एमपी में। अगर बात हो तो एमपी में अभी सिर्फ जबलपुर में है और एक छिंदवाड़ा में है और बाकी जगह। मेडिकल के सेक्टर में चूंकि यहाँ पर एक नई बात सामने आई है, तो सरकार ने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कुछ कोशिश हुई, बीच में हुआ ये कि बहुत सारा जो बजट था, जो मध्य प्रदेश के सिवनी में चूंकि हम जबलपुर से बात कर रहे हैं तो हम महाकौशल की बात करेंगे, सिवनी में एक मेडिकल कॉलेज खोलना था जिसके लिए पैसा लगभग आ गया था। लेकिन हुआ ये कि राजनीति यहाँ हावी हो गई और वो पैसा पूरा छिंदवाड़ा चला गया। छिंदवाड़ा में एक बड़ा अस्पताल बन गया। ठीक है, छिंदवाड़ा के लिए बनना जरूरी था, कमलनाथ वहां से थे, लेकिन सिवनी के लोगों का तो हक मारा गया। ऐसी स्थिति में अब जगदीश देवड़ा क्या करेंगे ये देखना होगा। तो मेडिकल के सेक्टर में आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए? हाँ, मेडिकल टूरिज्म एक बात होती है कि लोग बाहर से आए, यहाँ पे इलाज करवाएं, सस्ता इलाज मिले, इस पे क्या सरकार काम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अभी वैक्सीन वगैरह भी लग रही है, तो उसके बारे में भी सरकार सोच सकती है। देना पड़ेगा। हाँ, तो उस बारे में सोच के अगर वो ज़्यादा जगह पर होंगे मेडिकल कॉलेजेस और ज़्यादा अगर वैक्सीन अवेलेबल होगी तो ज़्यादा इजी होगा वो एमपी के लोगों के लिए भी। मेरा नाम सौरवी अरोरा। और भी ने बताया कि जिस तरह से मेडिकल के सेक्टर में यदि काम करती है सरकार और मेडिकल टूरिज्म पे काम करती है, और खास तौर पे जो मध्य प्रदेश की अभी भी बड़ी बुरी स्थिति है मेडिकल के सेक्टर में, बहुत लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो दूर दराज के लोग हैं वहाँ अभी डॉक्टर्स नहीं हैं। पॉलिसी बदल ली है, केंद्र सरकार ने जो कानून था जो वो बदलने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक गांव के लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। यदि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं तो शायद कुछ स्थिति बदल सकती है और गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं खास तौर पे पहुंचाई जा सकती हैं। अभी भी हम गाहे बेगाहे ये देखते रहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस जैसी बेसिक चीजें जिनमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, सरकार को उसमें कुछ करना चाहिए। इन सब चीजों पे सरकार को सोचना चाहिए। इस बजट में लोगों की उम्मीद है। हमारे बीच में एक बात आई थी, आप किस सब्जेक्ट पे तैयार करेंगे? एजुकेशन पर। तो एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या चेंज करना चाहिए जिससे अच्छी शिक्षा मिल सके लोगों को? सबसे पहले तो सरकार को एजुकेशन में यहाँ पे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके लिए छात्र बड़े होते हैं और सोचते हैं कि हम पहले बाहर जाके पढ़ाई करें। यहाँ पे बाहर पढ़ने के लिए लोग पहले प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस नहीं है लोगों के पास कि यहाँ से अच्छी एजुकेशन मिल पाए, और जब तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। एजुकेशन के बाद वो एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे पाएंगे। देन यहाँ पे उन लोगों को फीसेस कम करनी चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो और भी नीचे के लोग हैं वो लोग अपनी एजुकेशन अच्छे से कर पाए। नहीं तो जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो तो एजुकेशन कर लेते हैं और बाहर भी चले जाते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इतने अच्छे से अपना एजुकेशन प्रेफर नहीं कर पाते। तो एजुकेशन की तरफ पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के पास में फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है। कोरोना का काल आया, जैसे मैं हर चीज में कोरोना इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें हालत खराब हुई है, तो लोग फीस पे नहीं कर पाए हैं। अभी सरकार ने कहा कि स्कूल की फीस नहीं दे पाए हैं तो भी बच्चे को परीक्षा में बैठने दिया जाए। ये स्थिति स्कूल तक नहीं है, कॉलेज में भी ये स्थिति है, आगे भी जाके ये स्थिति बनती है कि लोगों के पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में वो हायर एजुकेशन क्या करे? तो सरकार को इस पे कुछ सोचना होगा। जो स्कूल एजुकेशन की भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ पे। मतलब सरकार की तरफ से तो कह दिया जाता है कि एजुकेशन में फीसेस कम हो, बट स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को प्रेशर रहता है कि आप पहले फीस पे कीजिए, उसके बाद हम आपके स्टूडेंट्स के मतलब एग्जाम्स लेंगे। देन वहाँ गवर्नमेंट तक तो ये बात पहुँच ही नहीं पा रही है कि पेरेंट्स वहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो फीस पे कैसे करेगा। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो फीस पे कर भी पा रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर फीस पे नहीं कर रहा है तो उसको एग्जाम देने नहीं मिल रहा है, तो जब तक वो एग्जाम नहीं देगा तो उसको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगी? निजी स्कूलों पे सरकार को इंटरफियर कुछ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। वहाँ पे उन्हें जाके पता करना चाहिए कि आखिर वो एजुकेशन उतनी प्रोवाइड करा भी रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भाग्यश्री तुलसानी।
भाग्यश्री ने एजुकेशन पे अपनी बात कही और बड़ी पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हुए भाग्यश्री बतला रही थी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में हम एजुकेशन की बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े सेमिनार करें और बड़ी बातें करें, इससे कुछ नहीं होगा। रूट लेवल पे जब तक हम लोगों को फीस पे करने की व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रहे हैं तो फीस करे, खासतौर पे निजी जो सेक्टर है उसकी फीस कम हो। तो ऐसी स्थिति में यदि जो छात्र हैं जो अच्छा एजुकेशन पाना चाहते हैं वो अच्छा एजुकेशन पाए, फिर उसके बाद उनके लिए रोजगार की बात आएगी, क्योंकि रोजगार यदि स्किल्ड वर्कर नहीं होगा तब तक रोजगार उसको सही ढंग से उसको पैसा नहीं मिलेगा। केवल मजदूर बना देने से तो काम नहीं चलेगा, मजदूरी भी बहुत कम है। आप किस सेक्टर पे तैयारी करके आई हैं? सर, मैंने एग्रीकल्चर बेस पे तैयारी की है और मैं किसानों को लेकर बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए उनको सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि जितनी चुनौती किसानों ने झेली है, इतना कर्ज उन पे हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रेशराइज होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी पे इतना वर्कलोड हो या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की इतनी जेब भारी हो जाए कि उसे सुसाइड करने पे मजबूर किया जाए। तो किसानों पे हमें फोकस करना चाहिए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें यही उम्मीद है कि जितना अच्छा बजट बने वो हमारे लिए भी अच्छा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से कृषि लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आपने बहुत बड़ा सेक्टर चुन लिया। पूरा देश इस समय किसान आंदोलन से तो सरकार तो कह रही कि उन्हें किया, उन्हें 3 नए बिल ले आए हैं, इससे बहुत फायदा होगा। आपको लगता है कि ये एग्रीकल्चर के जो नए बिल सर, उम्मीद है कि उन्हें फायदा हो और वो इस सब के लिए एग्री हों और हम चाहेंगे कि हमारे देश में कभी ऐसी बड़ी चुनौतियां ना आए लोगों के सामने कि ये सब कदम उठाने पड़ जाएं। जी, जो किसानों को जो दाम मिलना चाहिए वो एमएसपी सरकार तय नहीं कर पाई, अब तक ये नहीं कह पाई कि हाँ इसी एमएसपी पे जो है वो गारंटी देगी कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे किसानों का अनाज खरीदा जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार को इसमें कोई बोलना चाहिए? सर, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसानों को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अगर ये ये अगर उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो इस बेस पे उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। एक बार मैं ये बोल रही हूँ, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार किसानों की भी सुनना चाहिए। और सरकार का बजट हम उस पर डाउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कुछ तो खराबी है जिसकी वजह से किसानों को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा हो चुका है, रिसेंटली हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। दिव्या फर्स्ट ईयर से हैं, मतलब 12वीं से निकली हैं और अभी जर्नलिज्म में इनने शुरू किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनने शुरू किया। और ये कह रहे हैं कि कुछ तो समस्या है, नहीं तो ऐसे ही बेवजह हंगामा जो नहीं होता है, तो कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से ये हंगामा खड़ा हुआ। आप किस सेक्टर से? हम पहले एग्रीकल्चर का चूंकि एक बात चल रही थी, हम उसी पे फिर कंटिन्यूअस करते हैं। क्या किसान के लिए जो अभी सरकार की जो पॉलिसी है वो पर्याप्त है? क्या लोग किसानों को पर्याप्त बीज मिल पा रहा है, जो चाहिए उनको, जो शोध चाहिए वो उन तक पहुंच पा रहा है? किसान के पास तो बीज अच्छी तरह से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो बड़े बड़े किसान रहते हैं जिनकी ज़्यादा ज़मीन रहती है उनको आसानी से बीज मिल जाता है, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से कनेक्ट रहते हैं। तो छोटे किसानों को जो रहता है, जो जिसकी 10 एकड़ से कम ज़मीन रहती है, वो अच्छी तरह से उनको बीज वगैरह सही नहीं मिल पाता। और वर्तमान में जो यूरिया की समस्या हो रही है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूरिया के बिना फसल अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। यानी बीज भी नहीं मिल पा रहा है और खाद भी नहीं मिल पा रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके क्या किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं? मैं एक किसान भी हूँ एक प्रकार से जी, और मेरा क्षेत्र में किसान ही ज़्यादा है जी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसान को ज़्यादा थोड़ा दिया जाए। किसानों को सलाह मिल पाती है क्या? जो यदि उनकी फसल खराब हो रही है तो उनको सलाह चाहिए, तो क्या सलाह मिल पाती है? नहीं, सरकार ऐसा कोई कैंपस और कैंपेन नहीं चला पा रही है जिससे किसान जागरूक हो सके। सरकार को ऐसा करना चाहिए जिससे किसान जागरूक हों। जगह जगह फ्लैक्स वगैरह तो लगा दिए जाते हैं, परंतु वो फिर भी लोग समझती ये अफवाह होगी और ऐसे में लोग जागरूक, जेन्युइन सलाह नहीं मिल पाती है। खेती में बड़ी समस्या क्या होती है कि किसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, खेत को जोत लेता है, बीज कहीं से ले आता है, लगा देता है। अब यदि उसकी फसल में कोई खराबी आ जाती है तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो चीज़ों को सुधार सके, उनको ठीक कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो आपस में सलाह करता है
और होना ये चाहिए कि सरकार की ओर से कोई एक संसाधन होने चाहिए। बड़े संसाधन है सरकार के पास। जबलपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। 1000 एकड़ जमीन जबलपुर के इस कॉलेज के पास है। इनके पास 12-13 डिपार्टमेंट हैं जिनमें अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, लैब हैं, सब हैं, लेकिन इनकी जो रिसर्च है वो उनके कॉलेज से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम रिसर्च करना नहीं था, लेकिन इसके बीच में पूल बनाना था, जो सरकार शायद नहीं कर पाई है, हमें जो लग रहा है। देखते हैं जगदीश देवड़ा जी इसके बारे में क्या करते हैं। आप किस सब्जेक्ट पे तैयारी करके आए हैं? इंडस्ट्रीज के बारे में। सरकार को इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में लगाना चाहिए, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो देश राज्य में रोजगार आएगा और रोजगार से लोगों के घर बार अच्छी तरह चल सकेंगे। और जैसे अभी अंबानी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक कंपनी लगाई जाएगी, और वर्तमान में लमेटा घाट में IT पार्क बन रहा है, तो वहाँ से उम्मीदें हैं कि कुछ रोजगार प्राप्त हो सके। इस तरह मतलब जबलपुर में बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए जिनमें रोजगार मिले। जी, छोटी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने बीच में कोशिश की थी। मैं जबलपुर से ही शुरू करूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात करना तो अब सरकार के लेवल पर हमारे दूसरे रिपोर्टर करेंगे। जबलपुर में सरकार ने गारमेंट क्लस्टर एक बनाया हुआ है। ये केंद्र सरकार की योजना थी, उसमें एक हब बनाया गया है जिसमें दुकानें दे दी गई हैं। हमने गारमेंट क्लस्टर से जुड़े हुए लोगों से बात की। उनका कहना है कि यहाँ फैशन, जो नई फैशन आती है उसकी रिसर्च पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। डिजाइन कैसे करें इस पे उनके पास कोई संस्थान नहीं है जो उनको डिजाइन करके दे दे। मार्केट रिसर्च जो है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही है उसको आज भी कपड़ा जो है वो सूरत से खरीदना पड़ता है। इसको बेचने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो जबलपुर से बाहर, मतलब वो अपने लेवल पे देश के छोटे घरेलू बाजारों तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन यदि जबलपुर का कोई कारोबारी जो है वो कुछ ऐसा बना लेता है जिसको वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो जाए, तो एक्सपोर्ट की कोई सरकार की ऐसी नीति नहीं है जिसमें जबलपुर के किसी उत्पादक को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सके कि वो जबलपुर से सीधे विदेश जाकर अपना माल बेच सके। तो इस पे डिमांड है जबलपुर के कारोबारियों की। मैं इसमें बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जबलपुर में लगभग 20,000 तो ऐसे कारीगर हैं जो सीधे तौर पे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 2,000 से ज्यादा जोखिम उठाने वाले कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है और जो चीजें बना रहे हैं, जिनने पैसा लगाया हुआ है। और सरकार के लेवल पे भी बताऊं मैं आपको कि इसमें 12% तक का टैक्स है। मतलब इस सब कामकाज की वजह से सरकार की जेब में भी बहुत रुपया जाता है, लेकिन जबलपुर में जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। उम्मीद एक है कि मेगा क्लस्टर बनने वाला है। केंद्र सरकार ने 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की थी अपने बजट में। यदि उसमें से एक जबलपुर आ जाता है, यदि सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश कर लेती है, तो जबलपुर के लिए मैं ये कहूँगा जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन अब ये जैकपॉट आएगा कि नहीं आएगा ये तो अब बाद में भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को करना चाहिए? मेरा टॉपिक वैसे तो पेट्रोल डीजल है, जो आज के आम आदमी के लिए वैसे तो मेन है। पेट्रोल डीजल में लगभग 60% टैक्स सरकार को जाता है, जो आधा राज्य सरकार लेती है और आधा केंद्र सरकार। तो इससे इस टैक्स को अगर कम करते हैं तो आम आदमी का बजट कम होगा। और मेन मुद्दा पेट्रोल डीजल गैस जो आम आदमी के लिए है। इन्हें बहुत बर्निंग टॉपिक पे लाए हैं। आपका नाम बताइए। आकाश राजपूत। आकाश का कहना है कि 60% टैक्स जाता है। आकाश, आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं क्या? नहीं सर, जर्नलिज्म के छात्र हैं। इनको भी पता है कि 60% टैक्स जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है। हम 100 रुपए का पेट्रोल हो गया आज, 100 रुपए में से 60 रुपया घटा दें तो कितने का पेट्रोल होना चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल शुद्ध करके जो पड़ता है सरकार। 40 रुपए का पेट्रोल सरकार 100 रुपए में बेच रही है। फिर भी यदि सरकार कहे कि पैसा नहीं है तो ये बेईमानी सी लगती है। आपको क्या लगता है, सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार को उस पर काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार लेती है बेड के नाम पे पेट्रोल डीजल में। और दूसरा मुद्दा गैस, घरेलू गैस, जो कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है। हर किसी को जरूरत होती घरेलू गैस। 3 महीने के अंदर में 225 रुपए तक लगभग गैस में बढ़ा है। पहले सब्सिडी के नाम पे पैसे दिए जाते थे कुछ, और कोरोना काल के बाद से वो भी बंद कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू है। यदि सरकार ने इस पे कुछ नहीं किया तो समस्या अब बनी है। आम जनता आंदोलन नहीं करती है,
झेलती जाती है, अभी भी वो झेल रही है। इसमें थोड़ा बहुत आंदोलन जो सरकार की आम किसानों की तरफ से आया कि उनको भी डीजल बहुत लगता है, तो उन्होंने हंगामा किया, ट्रांसपोर्टर्स ने हंगामा किया। लेकिन आम आदमी 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है, वो विरोध नहीं कर सकता, उसके पास कोई फोरम नहीं है जिस पे जाके वो कह सके। वो ऐसे ही कह सकता है कि आकाश के माध्यम से, मीडिया के जरिए ये बात सरकार तक पहुंच जाए। और ये आज बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई है। अब देखना ये है कि सरकार इस पे क्या करती है। देखिए, लेकिन यदि बेड घटाते हैं तो फिर सरकार के खजाने में पैसा नहीं पहुंचेगा, तो फिर चीजें कैसे होंगी? आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? कुछ तो घटाना चाहिए, कुछ राज्य सरकार घटाए, कुछ केंद्र सरकार घटाए, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना। अभी जैसे 100 रुपए है समथिंग, अगर दोनों मिलके घटाएं तो 4-5 रुपए भी कम होगा, तो वो आम आदमी की बचेगा। मेन आदमी 1-1 रुपए बचाने की कोशिश करता है, आम आदमी जो होता है। कोरोना काल के बाद भी आम आदमी की समस्याएं बढ़ गई हैं, जो सेविंग थी वो भी कोरोना में खत्म हो गई हैं, और अब जो बचा कुछ है वो भी पेट्रोल डीजल में देके और घरेलू गैस में देके खत्म कर देगा, तो इंसान के पास कुछ बचेगा ही जी। और फिर सरकार के पास भी तो नहीं जाएगा, समस्या वहां भी बड़ी है। जगदीश देवड़ा जी, क्या करेंगे आप जगदीश देवड़ा की जगह होते तो क्या करते? अब मैं वहां तक तो पहुंचा नहीं, पर फिर भी सरकार को कुछ तो इसमें करना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा जब चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल और गैस को ही लेके बनाया जाता है। तो सरकार को मेन तो ये होता है, जैसे बड़े बड़े जब वो होते हैं, बयान होते हैं, तो उसमें यही भाषण में कह तो देते हैं कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, गैस कम करेंगे। मेन वो चुनाव में यही बनाया जाता, तो फिर आज केवल उन्हीं से क्यों टैक्स लिया जा रहा? जी, यहाँ पे आकाश ने एक बड़ी बात कही है कि जब ये सरकार जो है ये चुनाव में ये मुद्दा बनाती है, तो फिर आखिर आज जब मौका है, जब पेट्रोल डीजल को से आदमी की कमर टूट रही है, ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ तो करना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, और स्थानीय निकाय के चुनाव में सीधे तौर पे ये सरकार को के दखल करते हैं, क्योंकि पार्षद जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण नेता होता है। वो सरकार की जो योजनाएं हैं और उनको उन तक पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, और चुनाव को लेके घोषणाएं सरकार को करनी पड़ेंगी। क्या लगता है कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होंगी? देखिए, जुमलेबाजी होगी, फिर से चुनाव आएगा और फिर घोषणाएं होंगी। जैसे कि आपने देखा था कि 2-3 साल पहले भी जब कमलनाथ सरकार आई थी तो युवा स्वाभिमान योजना लाई गई कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार भत्ता के नाम पे 4,500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। और अब एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो ये भी बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिलता। फिर ये बोलते हैं कि स्वरोजगार की बात करते हैं कि हम स्वरोजगार देंगे, तो स्वरोजगार के नाम पे 10,000 बांटे जाते हैं। अब आप ये बताइए कि 10,000 रुपये में व्यक्ति स्वरोजगार कैसे कर लेगा? और दूसरी चीज़ ये भी है कि सरकारी नौकरी पर सरकार बात नहीं करती कि सरकारी जो पद पड़े हैं, चाहे पुलिस में भर्ती के हों। आज की डेट में 4,000 वैकेंसी निकाली गई पुलिस की, लेकिन उसमें आवेदन आए लगभग 12 लाख। 4,000 पोस्ट में 12 लाख आवेदन आते हैं, मतलब इससे साफ है कि बेरोजगारी का ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है। और उसमें भी अभी हाल ही में, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? नहीं, गुस्से में नहीं लग रहा मेरा नाम आकाश निषाद है। आपने देखा होगा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ये कर दी कि मध्य प्रदेश में सिर्फ उन्हीं को रोजगार मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती निकाली जाती है, उसमें बाहर के राज्य के जो लोग हैं वो भी आवेदन करते हैं, जिससे ये होता है कि 4,000 जो पोस्ट रहती हैं उसमें 12 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। तो लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। सरकार क्या करेगी? अभी बजट आएगा, स्वरोजगार का चम्मच पकड़ा देगी। अब आप ये बताइए कि स्वरोजगार व्यक्ति कैसे कर लेगा? और मान लो मुझे पुलिस में जाना है, तो मैं पुलिस में कैसे स्वरोजगार से चला जाऊंगा? उसके लिए तो आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी ना। तो इतने सारे पद पड़े हुए हैं, उसे भर्ती भी करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करती। तो ऐसे में युवा, खासकर सभी बोलते कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? और हम शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा तो दी जाती है। अभी अपन चूंकि एक बड़ा मुद्दा तुमने सामने लाया है, वो है रोजगार का। सरकार की जो भर्तियां हैं वो नहीं निकाली जा रही हैं। आपको मैं बताऊं कि कुछ भर्तियां थी जो पोस्ट थी, जिनमें माली था, ड्राइवर था, गार्ड था, सरकार ने ये डी क्लास की पोस्टें ही खत्म कर दी। मतलब अब ये पोस्ट नहीं होती है। इनको क्या किया जाता है कि
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी गार्ड की नौकरी में आज पीजी का लड़का जो है, जिसको काम नहीं मिलता है, वो गार्ड का काम कर रहा है। वजह यह है कि उसको उसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उससे काम नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वो निजी कंपनी के जरिए काम पा जाता है। काम तो वो पा जाता है, लेकिन जो कंपनी और कंपनी के बीच में जो सरकारी अधिकारी है वो इसमें घोटाला करते हैं, और जो मजदूरी के दर पे जो पैसा मिलना था उस पे भी पैसा काट लिया जाता है। और गंभीर बात यह है कि इन लोगों के पास कोई फोरम नहीं है जहां जाके ये अपना दुखड़ा बता सकें। इनका नहीं कट रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1 लाख 2 लाख के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ऐसे मजदूर हैं जिनको सरकार से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको सरकारी नौकरी नहीं है और वो परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसे लोग हैं उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ, सरकार को निश्चित तौर पर इस दिशा पे भी ध्यान देना चाहिए। सरकारी जो पद हैं उसमें भी भरे, जो प्राइवेट लोग हैं उसको भी फायदा पहुंचाए। और मिडिल फैमिली वर्ग के लोग के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ गरीबों के लिए। बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मिडिल फैमिली वाला लोग कहाँ जाएं? एक फॉर्म की भर्ती निकलती है तो उसमें आप ST SC को कम पैसे में और OBC जनरल वालों को 500 रुपये लेते हैं आप एक भर्ती के। मतलब व्यक्ति 500 रुपये दे के फॉर्म भरवाता रहे और जो युवा से पैसे लेते रहो, लेकिन रोजगार नहीं दो। एक वैकेंसी भर्ती होने में 6 महीने लगता है, लेकिन 3 साल लगाते हैं। तो इस प्रकार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बड़ा मुद्दा है। एक युवा कह रहा है कि कैसे चलेगा, आप रोजगार नहीं दोगे, पदों की भर्ती नहीं करोगे। बेरोजगारी एक मतलब जिस ढंग से आकाश ने समझाया वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि आप करो, नहीं तो आपको आंदोलन झेलने होंगे। अभी एक आंदोलन पहले सरकार इसके पहले जिससे भुगत रही है वो किसानों का है। किसानों के आंदोलन में ही केंद्र सरकार की स्थिति गड़बड़ है। यदि युवान भी इस तरह से आंदोलन पे आ गए तो ये सिस्टम पूरा हिल जाएगा। बड़े आक्रोशित थे एक युवा। आप किस सब्जेक्ट पे फिर से आप आए हैं दोबारा से, कोई नई बात लेके आए? मैंने ये बात जैसे आकाश जी ने बताया जो रोजगार का, जो भर्ती का, अब भर्ती की बात ये आई कि क्यों नहीं भर्ती इतनी निकल रही है। इसका रीजन ये भी है कि जो पहले से ही इस पोस्ट में पुलिस में है उनको और आगे से पहले 60 था, अब 62 कर दिया एज रिटायरमेंट की। क्यों कर दी है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जो रिटायर होंगे उनको, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देने के लिए, और जो पैसा मिलता है उनकी पूरी जमा पूंजी GF और जितना भी है वो देने के लिए। तो जब तक वो सामने वाले को रिटायर करेगा ही नहीं तो वो पोस्ट कैसे खाली होगी और कैसे वो लोगों को देगा? मैं भी पुलिस फैमिली से हूँ, मेरे पापा भी पुलिस में है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जरूरी नहीं अगर पापा पुलिस में तो उनकी तनख्वाह या पेंशन से सब चले, तो आगे वाली पीढ़ी को भी, मान लो मैं हूँ, मुझे जाना है पुलिस में, लेकिन इतनी वैकेंसी ही नहीं निकलती है। और जैसे उन्होंने बताया ST SC को ज़्यादा पहले वो देंगे। अब जैसे बात हो रही थी कि ST SC को 25 या 35% बढ़ा के कुछ और। अगर हम समानता से देखेंगे तो 50-50 दोनों को मिलना चाहिए। 50% जनरल वालों को, 50% जो रिजर्वेशन है। लेकिन नहीं, वो और जनरल का कम करते जा रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? हम मतलब हमारा